नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। उत्तराखंड में हुए जन आंदोलनों पर जो ये सीरीज मैं चला रहा हूं, उसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको कुली बेगार आंदोलन के विषय में जानकारी दी थी। आज इस वीडियो में हम 1970 में प्रकाश में आए उत्तराखंड में जो जन आंदोलन हुआ था, चिपकू आंदोलन, इसके विषय में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि 1970 के दशक में बहुत ही चर्चित रहा। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। चिपको आंदोलन से संबंधित प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूके एसएससी हो या यूके पीएससी हो, प्री में या मेंस में और या साक्षात्कार में भी आपसे ये इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो उत्तराखंड की महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, इसलिए इस दृष्टि से भी इस आंदोलन की महत्ता और बढ़ जाती है। ठीक है, और इस आंदोलन के विषय में आपको जानकारी होना बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, चिपकू आंदोलन जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए, चिपकू आंदोलन से संबंधित जो मुख्य महिला हैं, चिपकू आंदोलन की नायिका गौरा देवी, जो गौरा देवी की यहाँ पर एक तस्वीर आप देख रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ चिपकू आंदोलन से जुड़े जो महापुरुष सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, जिन्हें धरती पुत्र भी या पर्यावरण गांधी भी कहा जाता है, जिन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, उनकी तस्वीर आप इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा आप अगर नीचे आते हैं तो यहाँ तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने इस आंदोलन के बाद पेड़ों के कटान पर रोक लगाने की जो अनुमति दी थी, उनकी तस्वीर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर चिपको आंदोलन के दौरान महिलाओं का पेड़ से लिपटकर पेड़ काटने का विरोध करना, आप इसकी तस्वीर इसमें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नीचे जाएं तो ये चिपको आंदोलन के दिन का दृश्य एक दर्शाया गया है यहाँ पर, और ये चिपको आंदोलन से जुड़े एक और महापुरुष श्री चंडी प्रसाद भट्ट, ठीक है, जिन्होंने इसका अपने स्तर पर प्रचार किया था। ठीक है, तो आप इन तस्वीरों में इसको देख सकते हैं, चिपको आंदोलन। इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये देखिए आप इस तस्वीर में। ठीक है, ये आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि चिपको आंदोलन था क्या। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। चिपको आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, तब यह उत्तर प्रदेश का भाग था, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे, उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि जो चिपको आंदोलन था वह पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। यह भारत के उत्तराखंड राज्य, जब जो तब तत्कालीन उत्तर प्रदेश का एक भाग था, वर्तमान में यह उत्तराखंड है, में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। वे राज्य के वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे और उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। ठीक है, तो यह आंदोलन उत्तराखंड में हुआ था और किसानों ने वृक्षों की कटाई का इसमें विरोध किया था। वे तत्कालीन वन विभाग के ठेकेदारों द्वारा वनों की कटाई का विरोध कर रहे थे, उन पर अपना परंपरागत अधिकार जता रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उस समय उत्तराखंड अस्तित्व में नहीं था, उस समय उत्तर प्रदेश का ये एक भाग था और चमोली जनपद उस समय भी अस्तित्व में था। तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात थी, इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा
और कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इस आंदोलन की शुरुआत थी वह 1970 के दशक में हुई थी और इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ। और इसके जो इसकी जो आंदोलन के जो सूत्रधार थे, जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी 1970 के दशक में, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी थी और इन्हीं के नेतृत्व में यह आंदोलन आगे चला था। ठीक है, तो जो इसके सूत्रधार और रणनीतिकार थे वे थे पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी। ठीक है, और यह तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जनपद में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था और इसमें स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आगे चलते हैं। ये इस तस्वीर में आप देखिए, ये तत्कालीन आंदोलन की एक तस्वीर यहाँ पर दर्शाई गई है, जिसमें महिलाओं द्वारा पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए उसके चारों ओर लिपट कर पेड़ों की कटाई का विरोध जताने का प्रयास किया जा रहा है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं चिपको आंदोलन, गौरा देवी, इन महिलाओं में गौरा देवी भी शामिल थी। ठीक है, देखिए आप इस तस्वीर में कि किस तरह महिलाएं पेड़ के चारों तरफ लिपट गई और हटी नहीं, और उन्होंने प्रशासन के खिलाफ पेड़ों के काटने का विरोध किया और पेड़ों की रक्षा की। ठीक है, इस तरह पर्यावरण रक्षा में अपना योगदान दिया। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए चिपको आंदोलन का जो घोषणा वाक्य है, चिपको आंदोलन का जो घोषणा वाक्य है वह है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार। मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ठीक है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये चिपको आंदोलन का घोषणा वाक्य। ठीक है, सन 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार या राइट लाइवलीहुड अवार्ड, सन 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं चिपको आंदोलन के उद्देश्यों पर। ठीक है, तो चिपको आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य हैं, यहां आप देख सकते हैं। चिपको आंदोलन के उद्देश्यों पर आते हैं हम। चिपको आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य, नंबर 1, आर्थिक स्वावलंबन के लिए वनों का व्यापारिक दोहन बंद किया जाए। नंबर 2, प्राकृतिक संतुलन के लिए वृक्षारोपण के कार्यों को गति दी जाए। ठीक है, नंबर 2। और नंबर 3 है, चिपको आंदोलन की स्थापना के पश्चात चिपको आंदोलनकारियों द्वारा एक नारा दिया गया था। ठीक है, देखिए चिपको आंदोलन की स्थापना के पश्चात चिपको आंदोलनकारियों द्वारा एक नारा दिया गया था, जिसको हमने पहले देखा। उनका जो घोषणा वाक्य है वही इनका नारा है। ये देखिए आप, चिपको आंदोलन का घोषणा वाक्य, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। यही नारा चिपको आंदोलन के दौरान आंदोलनकारियों ने दिया था। ठीक है, इसी नारे के द्वारा यह आंदोलन आगे बढ़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको हम देखेंगे। चिपको आंदोलन के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इनको हम देखते हैं। इसमें देखिए, चिपको आंदोलन की सूत्रधार श्रीमती गौरा देवी थी। ठीक है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। इस आंदोलन को शिखर तक पहुँचाने का काम पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। ठीक है, अगला है, सन 1981 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा, जब तक पेड़ों की कटाई जारी है मैं अपने को इस सम्मान के योग्य नहीं समझता। ठीक है, सन 1981 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा, जब तक पेड़ की कटाई जारी है मैं अपने को इस सम्मान के योग्य नहीं समझता। ठीक है, अगला बिंदु है, इस आंदोलन को 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार राइट लाइवलीहुड अवार्ड से
सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये इस आंदोलन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चिपको आंदोलन की सूत्रधार श्रीमती गौरा देवी थी। इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाने का काम पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। सन 1981 में सुंदरलाल बहुगुणा को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक पेड़ों की कटाई जारी है, मैं अपने को इस सम्मान के योग्य नहीं समझता हूँ। ठीक है, इस आंदोलन को 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार या राइट लाइवलीहुड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। आगे चलते हैं। अब इसके पीछे के आंदोलन की जो कहानी है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या है चिपको आंदोलन के पीछे की कहानी। ठीक है, भारत में पहली बार 1927 में वन अधिनियम 1927 को लागू किया गया था। इस अधिनियम के कई प्रावधान आदिवासी और जंगलों में रहने वाले लोगों के हितों के खिलाफ थे। ऐसी ही नीतियों के खिलाफ 1930 में टिहरी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। अधिनियम के कई प्रावधानों के खिलाफ जो विरोध 1930 में शुरू हुआ था, वह 1970 में एक बड़े आंदोलन के रूप में सबके सामने आया। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया। 1970 में पहले महात्मा गांधी के एक शिष्य सरलाबेन ने 1961 में एक अभियान की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। 30 मई 1968 में बड़ी संख्या में आदिवासी पुरुष और महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के मुहिम के साथ जुड़ गए। इस प्रकार आगे चलकर इन्हीं छोटे छोटे आंदोलनों से मिलकर एक विश्वव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इस आंदोलन की जो पृष्ठभूमि थी वो तो ये जो 1927 का जो वन अधिनियम अंग्रेजों द्वारा लाया गया था, उसी से इसकी पृष्ठभूमि की शुरुआत हो चुकी थी। और इस जो अधिनियम में जो कुछ नीतियां अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी, उसके विरोध में 1930 से ही टिहरी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया था। और उसके बाद वही आंदोलन, एक छोटी सी रैली आगे चलकर 1970 में एक विश्वव्यापी आंदोलन का रूप उसने ले लिया। ठीक है, और अधिनियम के कई प्रावधानों के खिलाफ 1930 में यह आंदोलन शुरू हुआ था और 1970 में एक बड़े आंदोलन के रूप में ये सामने आया, जिसका नाम चिपको आंदोलन रखा गया। 1970 में पहले महात्मा गांधी के एक शिष्य सरलाबेन ने 1961 में एक अभियान की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। 30 मई 1968 में बड़ी संख्या में आदिवासी पुरुष और महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के लिए मुहिम के साथ जुड़ गए। इस प्रकार आगे चलकर इन्हीं छोटे छोटे आंदोलनों से मिलकर एक विश्वव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो इसमें गांधी जी का भी योगदान रहा। गांधी जी की जो एक शिष्या थी सरलाबेन, उन्होंने 1961 में इस अभियान की शुरुआत की थी, जिसके तहत उन्होंने लोगों को जागरूक करना शुरू किया। और 1968 तक कई आदिवासी समाज, आदिवासी पुरुष, महिलाएं इस आंदोलन से जुड़ गए और इस तरह एक विश्वव्यापी आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के करीब 680 हेक्टेयर जंगल ऋषिकेश के एक ठेकेदार को नीलाम कर दिया। ध्यान दीजिएगा, 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के करीब 680 हेक्टेयर जंगल ऋषिकेश के एक ठेकेदार को नीलाम कर दिया। इसके अंतर्गत जनवरी 1974 में रैणी गांव के जनवरी 1974 में रैणी गांव के 2459 यानी 2459 पेड़ों को चिन्हित किया गया। 23 मार्च को रैणी गांव में पेड़ों को कटान किए जाने के विरोध में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें गौरा देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया था। ठीक है, तो इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव, जहां से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, यहीं की गौरा देवी भी हैं जो इस आंदोलन के सूत्रधार हैं। तो 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के करीब 680 हेक्टेयर
1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के करीब 680 हेक्टेयर जंगल ऋषिकेश के एक ठेकेदार को नीलाम कर दिया। इसके अंतर्गत जनवरी 1974 में रैणी गांव के 2459 पेड़ों को चिन्हित किया गया जिन्हें काटा जाना था। 23 मार्च को रैणी गांव में पेड़ों का कटान किए जाने के विरोध में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ जिसमें गौरा देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इन पेड़ों को काटे जाने के एवज में कुछ मुआवजा ये लोग चाहते थे, लेकिन वो मुआवजा के पीछे की कहानी क्या है इसको हम देखेंगे। ठीक है, प्रशासन ने सड़क निर्माण के दौरान हुई क्षति का, देखो क्योंकि सड़क निर्माण किया जा रहा था उस जंगल के रास्ते जहां पेड़ काटे जा रहे थे रैणी गांव के समीप, तो उसमें पेड़ों के कटान का विरोध यहाँ के लोगों ने किया था। तो प्रशासन ने सड़क निर्माण के दौरान हुई क्षति का मुआवजा देने की तिथि 26 मार्च तय की गई। ठीक है, तो यहाँ के लोग जो रैणी गांव के लोग थे वे पेड़ों को काटे जाने के एवज में कुछ मुआवजा चाहते थे अपने, और जहाँ से ये सड़क काटी जा रही थी कुछ मुआवजा चाहते थे। तो इस प्रशासन ने सड़क निर्माण के दौरान हुई क्षति का मुआवजा देने की तिथि 26 मार्च तय की। 26 मार्च तय की थी, जिसे लेने के लिए सभी को चमोली आना था। ठीक है, अब 26 मार्च 1974 को मुआवजा देने की तिथि तय की गई थी और मुआवजे को लेने के लिए रैणी गांव के सभी लोगों को चमोली आना था। ठीक है, चमोली यानी चमोली मुख्यालय आना था। इसी बीच वन विभाग ने सुनिश्चित चाल के तहत जंगल काटने के लिए ठेकेदार को निर्देशित कर दिया कि 26 मार्च को चूंकि गांव के सभी मर्द चमोली में रहेंगे और सामाजिक कार्यकर्ताओं को वार्ता के बहाने गोपेश्वर बुला लिया जाएगा और आप मजदूरों को लेकर चुपचाप रैणी गांव चले जाओ और पेड़ों को काट डालो। ठीक है, तो ये प्रशासन के द्वारा एक चाल चली गई कि चूँकि 26 मार्च को सारे रैणी गांव के पुरुषों को मुआवजे के लिए चमोली बुला लिया गया था, तो कोई पुरुष चमोली बुला लिया गया था और जो सामाजिक कार्यकर्ता थे जो इस पेड़ों के कटान का विरोध कर रहे थे उनको वार्ता के लिए गोपेश्वर बुला लिया गया और जिसके कारण पेड़ों की रक्षा के लिए कोई रैणी गांव में नहीं था। और प्रशासन ने एक ये चाल चली कि जब गांव में कोई भी पुरुष ना हो ताकि जो आंदोलन का जो इस पेड़ों के कटान का विरोध कर सकें, जब कोई पुरुष गांव में नहीं था तब उन्होंने ठेकेदार को निर्देशित कर दिया कि आप अपने आदमी लेकर जाइए और वहाँ उन पेड़ों को काट डालिए। ठीक है, अपने मजदूरों को लेकर जाइए और मजदूरों को चुपचाप रैणी गांव लेकर जाओ और पेड़ों को काट डालो। ये प्रशासन की चाल थी। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी योजना पर अमल करते हुए श्रमिक रैणी की ओर चल पड़े। ठीक है, अब इसी योजना को अमल में लाकर ठेकेदार और जो श्रमिक थे वो रैणी की ओर चल पड़े। ठीक है, और जाते समय इसी हलचल को एक लड़की द्वारा देख लिया गया। ठीक है, जब वो जा रहे थे रैणी गांव की ओर तो रास्ते में कुछ हलचल हुई, तो इस हलचल को एक लड़की द्वारा देख लिया गया और उसने तुरंत इससे गौरा देवी को अवगत कराया और तुरंत उस लड़की ने भागकर इस घटना से गौरा देवी को अवगत कराया कि कुछ लोग आ रहे हैं गाँव में। पारिवारिक संकट झेलने वाली गौरा देवी पर आज एक सामूहिक उत्तरदायित्व तो आ पड़ा। गांव में उपस्थित 21 महिलाओं और कुछ बच्चों को लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ी। ठीक है, गौरा देवी जो कि एक गरीब विधवा महिला थी। ठीक है, तो उस पर पारिवारिक संकट काफ़ी उसने झेला था, लेकिन आज एक सामूहिक उत्तरदायित्व उस पर आ पड़ा था और गांव में उपस्थित 21 महिलाओं के साथ और कुछ बच्चों को लेकर वह जंगल की ओर चल पड़ी ताकि वह पेड़ों के कटान को रोक सके। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखते हैं आगे क्या होता है। तो जब गौरा देवी 21 महिलाओं के साथ जंगल पहुंची ठेकेदार के सामने, तब ठेकेदार और जंगल के आदमियों ने उन्हें डराया और धमकाया। ठीक है, ठेकेदार और जंगलात के आदमी उन्हें डराने धमकाने लगे, लेकिन अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने डटकर उनका सामना किया। ठीक है, और उन्होंने गांव की महिलाओं को गोलबंद किया और पेड़ों से चिपक गए। ठीक, ठेकेदार व मजदूरों को इस विरोध का अंदाज न था।
जब सैकड़ों की तादाद में उन्होंने महिलाओं को पेड़ों से चिपके देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा और इस तरह यह विरोध चलता रहा। ठीक है। तो जब ठेकेदार वहाँ जंगल में पहुँचा और ठेकेदार जब और ये महिलाएं गौरा देवी अपने साथी महिलाओं को लेकर वहाँ पहुँच गई और उसके बाद यह सूचना आग की तरह फैल गई और अगल बगल की महिलाएं भी वहाँ पहुँच गई और इस तरह महिलाओं और ठेकेदारों ने इन महिलाओं को सामने पाकर इन्हें जो ठेकेदार और जंगलात के आदमी महिलाओं को सामने पाकर इन्हें डराने धमकाने लगे। लेकिन महिलाओं ने निडर होकर अपने साहस का प्रदर्शन करते हुए डट कर इसका सामना किया। उन्होंने गांव की महिलाओं को गोलबंद किया और पेड़ों से चिपक गए। ठीक है, महिलाओं ने गोलबंद किया और पेड़ों से चिपक गए। ठेकेदार और मजदूरों को इस विरोध का अंदाजा न था कि ऐसा भी हो सकता है। जब सैकड़ों की तादाद में उन्होंने महिलाओं को पेड़ों से चिपक के देखा तो उनके होश उड़ गए और उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। इस तरह यह विरोध चलता रहा। ठीक है, तो इस प्रकार गौरा देवी ने कुछ महिलाओं को अपनी ओर संगठित किया और इस तरह सारी महिलाएं उसके साथ होकर सारी महिलाओं ने पेड़ों की रक्षा की और ठेकेदार को खाली हाथ लौटना पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए ये एक दृश्य दर्शाया गया है 1974 का। आप इसमें देख सकते हैं महिलाओं को पेड़ों से लिपटे हुए देख सकते हैं। तो इस तरह ये चिपको आंदोलन चला था। ठीक है, ये दिस डे इन हिस्ट्री। ठीक है, दिस डे इन हिस्ट्री ये एक इतिहास है। ठीक है, ये देखो हिस्ट्री चैनल पे भी दिखाया गया है। हिस्ट्री टीवी जो आप टीवी चैनल देखते हैं वहाँ से ये तस्वीर ली गई है। ठीक है, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं यह 1974 का दिन था जिसमें महिलाएं देखिए आप पेड़ों से लिपट चुकी हैं। यहाँ देखिए पेड़ों से लिपट कर पेड़ों की कटाई का विरोध कर रही हैं। याद इस तस्वीर में देखिए और इनको देखिए। आप इस तस्वीर से इस आंदोलन का अंदाजा लगा सकते हैं। 1974 के दिन की ये घटना है। ठीक है, आगे चलते हैं। आप इस आंदोलन के परिणामों के विषय में देखते हैं। इस आंदोलन की मुख्य उपलब्धि यह रही कि इसने केंद्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक सघन मुद्दा बना दिया। जैसा कि चिपको के नेता रहे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक कहते हैं, 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और यहां तक कि केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको की वजह से ही संभव हो पाया। ठीक है, चिपको की वजह से ही संभव हो पाया। ठीक है, तो इस आंदोलन की उपलब्धि यह रही कि इसने केंद्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक सघन मुद्दा बना दिया। जैसा कि चिपको आंदोलन के नेता रहे कुमाऊं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक कहते हैं कि 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और यहां तक कि केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको की ही वजह से ही संभव हो पाया। ठीक है, तो 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको आंदोलन की वजह से ही संभव हो पाया। ऐसा कौन कहते हैं? चिपको आंदोलन के नेता रहे और कुमाऊं यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक। ठीक है, आगे चलते हैं। और इस आंदोलन ने क्या किया कि पर्यावरण को एक केंद्रीय राजनीति के एजेंडे में एक सघन मुद्दा बना दिया और शेखर पाठक के अनुसार 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी इसी चिपको आंदोलन की वजह से संभव हो पाया। आगे चलते हैं। आप देखते हैं तत्कालीन उत्तर प्रदेश की घटनाएं। ठीक है, उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड में इस आंदोलन ने 1980 में तब एक बड़ी जीत हासिल की जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी। ठीक है, तो यह आंदोलन एक केंद्रीय राजनीति का एक बिंदु बन गया और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी, जो कि एक बहुत बड़ी बात उस समय थी। ठीक है, बाद के वर्षों में यह आंदोलन पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक और मध्य भारत में विंध्य तक फैला। ठीक है, तो उत्तराखंड से तत्कालीन उत्तर प्रदेश से यह आंदोलन बाद में पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक और मध्य भारत में विंध्य तक यह आंदोलन फैल गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमालाओं में वृक्षों की कटाई को रोकने में भी सफल रहा। साथ ही यह लोगों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति
अधिक सचेत प्राकृतिक संसाधन नीति के लिए दबाव बनाने में भी सफल रहा। ठीक है, तो इस आंदोलन के कई राजनीतिक परिणाम भी निकले, पर्यावरण के पर आधारित पर्यावरण में के प्रति सकारात्मक परिणाम तो निकले ही, और कई राजनीतिक परिणाम भी इस आंदोलन के निकले। तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने 15 वर्षों के लिए वृक्षों के पर्वतीय क्षेत्रों में, हिमालयी क्षेत्रों में वृक्षों के कटान पर रोक लगा दी। ठीक है, 1980 में इस आंदोलन ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी। बाद में यह आंदोलन यहाँ से पूर्वी बिहार, राजस्थान, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक और भारत में विंध्य तक फैल गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा आंदोलन पश्चिमी घाट, विंध्य पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला में भी वृक्षों की कटाई को रोकने में सफल रहा। साथ ही यह लोगों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत प्राकृतिक संसाधन नीति के लिए दबाव बनाने में भी सफल रहा। इसका मतलब यह है कि केंद्र में जो लोगों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत प्राकृतिक संसाधन नीति बनाने के लिए इस आंदोलन के द्वारा केंद्र पर एक दबाव सा बना। ठीक है, जिसके आधार पर आगे की नीतियां निर्धारित हुई। आगे चलते हैं। अब देखो, ये तो चिपको आंदोलन के बारे में। अब हम चिपको आंदोलन की जो सूत्रधार है गौरा देवी, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम देखेंगे। चिपको वुमेन गौरा देवी, जिसे चिपको वुमेन कहा जाता है। गौरा देवी, ठीक है, जिनका जन्म 1925 में उत्तराखंड के लाता गांव में हुआ था, इन्हें चिपको आंदोलन की जननी माना जाता है। यह उस वक्त गांव में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे थे जो कि पूरे क्षेत्र में को घेरे हुए थे। इनकी शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में मेहरबान सिंह के साथ कर दी गई थी, जो कि नज़दीकी गांव रैणी के निवासी थे। मेहरबान सिंह जो कि एक किसान था और भेड़ों को पालता और उनकी ऊन का व्यापार किया करता था। ठीक है, शादी के 10 वर्ष उपरांत मेहरबान की मृत्यु हो जाने के कारण गौरा देवी को अपने बच्चे का लालन पालन करने में काफ़ी दिक्कत आई थी। कुछ समय बाद गौरा महिला मंडल की अध्यक्ष बन गई थी। ठीक है, अलाकांडा में चंडी प्रसाद भट्ट तथा गोविंद सिंह रावत नामक लोगों ने अभियान चलाते हुए सन 1974 में 2400 देवदार वृक्षों को काटने के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन गौरा देवी ने इनका विरोध किया और पेड़ों की रक्षा करने के लिए अभियान चलाया। इसी कारण गौरा देवी चिपको वुमेन के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो आपने देखा कि गौरा देवी, जो कि इस आंदोलन की मुख्य सूत्रधार और इस आंदोलन की जननी मानी जाती हैं, उनका प्रारंभिक जीवन काफ़ी कष्टों से भरा था और 12 वर्ष में उनकी शादी मेहरबान सिंह से कर दी गई थी। ठीक है, जो कि एक किसान थे और भेड़ पालन करते थे, और लेकिन शादी के 10 वर्ष बाद मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके कारण गौरा को अकेले ही अपने बच्चे का लालन पोषण करना पड़ा, जिसमें उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और इस तरह गौरा देवी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी प्रसिद्ध हुई और गौरा महिला मंडल की अध्यक्ष बन गई थी। और 1974 में 2400 देवदार के वृक्षों को काटने का गौरा देवी ने विरोध किया और पेड़ों से चिपक कर पेड़ों के काटने का विरोध किया, जिस कारण गौरा देवी को चिपको वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। इस आंदोलन में चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद रावत आदि लोगों ने भी अभियान चलाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ आप इस तस्वीर में देखिए, ये गौरा देवी की तस्वीर है। ठीक है, आपने देखा होगा। यहाँ देखिए गौरा देवी। ठीक है, तो गौरा देवी 1925 में जन्म और 1991 तक ये जीवित रही। 1991 में इनकी मृत्यु हुई। चिपको आंदोलन की जननी, चिपको वुमेन इन्हें कहा जाता है। ठीक है, गौरा देवी, गौरा देवी, गौरा देवी। ठीक है, तो इन्हें चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है। आगे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये एक तस्वीर है। इसमें आप चिपको आंदोलन के दौरान महिलाओं को पेड़ों से लिपटते हुए देख सकते हैं, पेड़ों की कटाई का विरोध करते हुए। ठीक है, तो ये चिपको आंदोलन की एक तस्वीर है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। चिपको आंदोलन, जिसमें महिलाएं पेड़ों के कटने का विरोध कर रही हैं और पेड़ों से चिपक कर पेड़ों को बचाने का प्रयास कर रही हैं। आप इसकी एक तस्वीर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी की एक मूर्ति है, जो इनकी स्मृति में
देहरादून में बनाए जा रहे एक स्मृति भवन में लगाई गई है। ठीक है, एक जिसे पर्यावरण भवन जिसे कहा जाता है, पर्यावरण भवन इनकी स्मृति में बनाया जा रहा है। तो उसमें ये इनकी मूर्ति लगाई गई है, गौरा देवी, जो जिन्हें एक फॉरगॉटन इंडियन कहा जाता है, या एक जिसे कहते हैं कि ये चिपको आंदोलन की जननी थी, मदर ऑफ चिपको मूवमेंट। ठीक है, इन्हें मदर ऑफ चिपको मूवमेंट कहा जाता है। तो इनकी मूर्ति ये देहरादून के एक पर्यावरण भवन बनाया जा रहा है देहरादून में, वहाँ ये मूर्ति लगाई जा रही है। ठीक है, इन्हें कहते हैं मदर ऑफ चिपको मूवमेंट, मदर ऑफ चिपको मूवमेंट या चिपको आंदोलन की जननी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, जो वर्तमान में चिपको आंदोलन की जो जननी है गौरा देवी, उन पर उनकी स्मृति में कुछ कार्य, एक पर्यावरण भवन उनकी स्मृति में बनाया जा रहा है, उसके बारे में हम देखेंगे। देहरादून सीएम, जो कि वर्तमान में सीएम है हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत, सीएम ने उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय भवन गौरा देवी पर्यावरण भवन का लोकार्पण किया। ठीक है, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय भवन है वह गौरा देवी के नाम पर उस भवन का नाम रखा जा रहा है, जिसका नाम होगा गौरा देवी पर्यावरण भवन। ठीक है, और इसका लोकार्पण हाल ही में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है। आईटी पार्क सहस्त्रधारा रूट में तैयार उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय भवन गौरा देवी पर्यावरण भवन का लोकार्पण करते हुए सीएम ने कहा कि इस भवन के बनने से पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्य करने में सुविधा होगी। ठीक है, कार्य करने में सुविधा होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि गौरा देवी, जो इससे पहले इनका नाम कहीं नहीं था, लेकिन वर्तमान में ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि इनका नाम भी दृष्टिपटल पर आए। ठीक है, इनके बारे में भी लोग जानें। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का जो मुख्यालय है, उसका जो भवन है, उन्हीं के नाम पर उसका नाम रखा गया है गौरा देवी पर्यावरण भवन, जिसका लोकार्पण हाल ही में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है, जो कि आईटी पार्क सहस्त्रधारा रोड में तैयार किया गया है। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुख्यालय भवन गौरा देवी पर्यावरण भवन का लोकार्पण करते हुए सीएम ने कहा कि इस भवन के बनने से पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कार्य करने में काफ़ी सुविधा होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए, देहरादून सीएम ने किया गौरा देवी पर्यावरण भवन का लोकार्पण, ऐसे कार्य करेगा बोर्ड। ठीक है, आप देखिए, ये भवन का लोकार्पण करते हुए, जो कि पर्यावरण भवन गौरा देवी के नाम पर जो बनाया गया है, उसमें जो ये सीएम के द्वारा उसका लोकार्पण करते हुए उसकी एक तस्वीर है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आप देखिए, ये जब भवन का जो शिलान्यास किया जा रहा था, तो जो गौरा देवी के जो वंशज हैं उनके द्वारा ये शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो आगे इसमें देखते हैं। यहाँ आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, ये इसमें मुख्यमंत्री को देख सकते हैं और ये गौरा देवी के वंशज हैं। ठीक है, गौरा देवी के जो वंशज हैं आप इनको देख सकते हैं, और मुख्यमंत्री को और अन्य मंत्रियों को आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ इसमें कुछ लिखा गया है, इसको हम देखते हैं। आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली गौरा देवी की वंशज बाली देवी, देखो ये बाली देवी जी हैं, ने कहा कि जल, जंगल व खेत को बचाने के लिए गौरा देवी ने आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि जब तक हम जल, जमीन व वृक्षों की रक्षा करेंगे, तभी तक सुखी जीवन की कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि उन्हीं के वंशजों द्वारा इस भवन का लोकार्पण किया गया, इस भवन का शिलान्यास किया गया। ठीक है, तो इस भवन में देखिए, इसमें आप ये गौरा देवी के वंशज हैं। ठीक है, गौरा देवी के वंशज। ठीक है, ये बाली देवी, ठीक है, गौरा देवी की वंशज ये बाली देवी हैं, और साथ में मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों के साथ में हैं। तो इन्हीं के द्वारा इस भवन का लोकार्पण किया, इस भवन का भूमि पूजन व शिलान्यास किया गया।
और ठीक है, और ये जो इनकी वंशज हैं बाली देवी, इन्होंने कहा कि गौरा देवी ने जंगल और खेत को बचाने के लिए आंदोलन किया था। उन्होंने कहा कि जब तक जल जंगल और खेत की हम रक्षा करेंगे, वृक्षों की हम रक्षा करेंगे, तब तक हम एक सुखी जीवन की कल्पना कर सकते हैं। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं गौरा के वंशजों को अन्य नेताओं के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, उत्तराखंड सरकार ने गौरा देवी के नाम पर कुछ एक पुरस्कार भी देती है उत्तराखंड सरकार। देखिए, महिलाओं को उल्लेखनीय सामाजिक कार्य और पर्यावरण के लिए में कार्य के लिए गौरा देवी के नाम से गौरा देवी सम्मान भी दिया जाता है महिलाओं को। आप इसमें देख सकते हैं, एक तस्वीर मैंने यहाँ इसकी ली है, गौरा देवी सम्मान 2016, ठीक है, उसकी तस्वीर मैंने यहाँ ली है, जो कि गौरा देवी के नाम पर महिलाओं को पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, गौरा देवी कन्याधन योजना। गौरा देवी कन्याधन योजना, ठीक है, जो गौरा देवी के नाम पर जो बालिकाएं हैं जो कि पढ़ना चाहती हैं, उनको इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद कुछ राशि दी जाती है, जिसे गौरा देवी कन्याधन योजना कहा जाता है। तो इंटरमीडिएट पास करने के बाद आगे की शिक्षा के लिए या उनके अन्य ज़रूरतों के लिए कुछ राशि सरकार द्वारा उन्हें प्रदान की जाती है, जो कि गौरा देवी कन्याधन योजना के नाम से ये योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। ठीक है, तो गौरा देवी के नाम से गौरा देवी कन्याधन योजना भी सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके तहत इंटरमीडिएट पास करने के बाद बालिकाओं को कुछ राशि आगे की पढ़ाई या उनके अन्य ज़रूरतों के लिए दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महापुरुषों के बारे में। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे वृक्षमित्र सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इनके बारे में देखेंगे। टिहरी से यह आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा शुरू किया गया, जिसमें उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए 1981 से 1983 तक लगभग 5000 किमी लंबी ट्रांस हिमालय पद यात्रा की और 1981 में हिमालयी क्षेत्रों में 1000 मीटर से ऊपर के जंगल में कटाई पर पूरी पाबंदी की मांग लेकर आमरण अनशन पर बैठे। इसी तरह कुमाऊं और गढ़वाल के विभिन्न इलाकों में अलग अलग समय चिपको की तर्ज पर आंदोलन होते रहे। ठीक है, तो ये वृक्ष मित्र सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, चिपको आंदोलन के कारण विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, इसी चिपको आंदोलन के कारण जो सुंदरलाल बहुगुणा थे, वो विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका के फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कृत किया। इसके अलावा उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। ठीक है, और पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाला यह महापुरुष पर्यावरण गांधी बन गया। ठीक है, इन्हें पर्यावरण गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इनको वृक्ष मित्र के नाम से भी जाना जाता है, पर्यावरण गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किसे? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने इन्हें 1980 में पुरस्कृत किया। ठीक है, इसके अलावा भी इन्हें कई सारे पुरस्कार इन्हें प्रदान किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इन्हें वृक्ष मित्र और पर्यावरण गांधी के नाम से जाना जाता है और इनको कई सारे पुरस्कार भी दिए जा चुके हैं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सुंदरलाल बहुगुणा जी की एक तस्वीर है। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा, आप इस तस्वीर में इसको देख सकते हैं। ये सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्हें वृक्ष मित्र और पर्यावरण गांधी के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये 2001 में सुंदरलाल बहुगुणा जी को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल द्वारा इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित करते हुए सुंदरलाल बहुगुणा जी को आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। यह हमारे उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं चंडी प्रसाद भट्ट, जो कि इस आंदोलन से जुड़े हैं, इनके बारे में। स्थानीय महिलाओं की अगुवाई में शुरू हुए इस आंदोलन का प्रचार चंडी प्रसाद भट्ट ने और उनके एनजीओ ने किया। गांधीवादी विचारक सुंदरलाल बहुगुणा ने इस आंदोलन को दिशा दी और उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से पेड़ों की कटाई रोकने का आदेश देने की अपील की। उसका नतीजा यह हुआ कि पेड़ों की कटाई को बैन कर दिया गया। ठीक है, तो इस आंदोलन का जो प्रसार किया था वो किया था चंडी प्रसाद भट्ट जी ने। ठीक है, और इसको जो नेशनल इशू या राष्ट्रीय राजनीति में एक मुद्दा बनाकर जो ले गए थे वो थे चंडी प्रसाद भट्ट, और इन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी से पेड़ों की कटाई को रोकने की अपील की थी। इसका नतीजा यह हुआ कि पेड़ों की कटाई को बैन कर दिया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए, ये
चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, ठीक है, जिन्होंने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, ठीक है। इनको कई पुरस्कार दिए जा चुके हैं, ठीक है। आज यहाँ देखते हैं इनका जन्म की तारीख से मैं 23 जून 1934, 86 वर्ष में गोपेश्वर में सक्रिय, वर्ष 1960 से अब तक, ठीक है। इनाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार ज़्यादा। किताब है पर्वत पर्वत बस्ती बस्ती, सामाजिक कार्यकर्ता और चुनिंदा यात्राएं, ये कर चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए ये तत्कालीन महिलाओं द्वारा जो इसके लिए स्लोगन दिया गया था, जो इस आंदोलन का नारा था महिलाओं द्वारा, जो कि सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने दिया था। हिम पुत्रियों की यही पुकार, हरा भरा हो यह संसार, ठीक है। तो हिम पुत्रियों की यही पुकार, हरा भरा हो यह संस्कार। तो इन्हीं सब भावना के साथ मैं आपसे भी पर्यावरण संरक्षण की अपील करता हूँ। जिस तरह इन महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दिया, आप भी पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप तक तुरंत पहुँचे, ठीक है। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, ठीक है। आप देख सकते हैं इन स्लाइड्स को, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। और तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और अपने प्रयास को जारी रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।